वर्क। वर्क को कैसे सस्पेंड किया जाता है? सस्पेंशन इज प्री एक्शन ऑफ टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को किया जाता है उसके पहले का ये चीज है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करने से पहले अगर वो कुछ गलत काम करता है तो उसे पहले थ्रेटनिंग दी जाती है, बोला जाता है कि आपको हम सस्पेंड कर देंगे इस काम से, चाहे जो भी बातें होती है। तो कहीं ना कहीं उस वर्क का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अनुसार वो काम नहीं कर रहा हो, चाहे आपका टर्म एंड कंडीशन नहीं मान रहा हो, ये सब बातें होती है। इसी के चलते वो जो है कि उस पहले जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि आप अच्छे से काम करें, अन्यथा suspension is pre-action of termination when a contractor is not fulfilling the requirement according to drawing and specification during execution of work. The work can be suspended and the contractor is informed in writing about the suspension of work. मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, चाहे जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन है, उसको फिलफिल नहीं कर पा रहा है तो उस वर्क को सस्पेंड कर दिया जाता है कि नहीं, आप कार्य आप नहीं करेंगे, और राइटिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं है, आप कार्य को रोक दें और अभी आपको इस वर्क से सस्पेंड किया जा रहा है। If during suspension the contractor does not remedy the deficiency in the stipulated time frame, the department can terminate the agreement after suspension. उसे एक समय दिया जाता है कि आप अपने डिफिशियंसी को खत्म कर ले, जो आपका है वर्क में, जो आपकी दिखते हैं, जो क्वालिटी में, चाहे जो भी हो, उसको आप खत्म कर ले और उसका एक टाइम फ्रेम बना दिया जाता है कि इतना दिन से इतना दिन तक आपको ये कर लेना है, ठीक, इतना दिन से इतना दिन तक आपको ये ठीक कर लेना है, और नहीं अगर करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैंने तो इसलिए ये जो है कि टर्मिनेशन के जस्ट पहले का ये जो है एक्शन है सस्पेंशन। जैसे किसी को भी नौकरी से में से हटाने से पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, उसका जो है कि वेतन रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी आपको पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा, अभी आपको आधा पैसा दिया जाएगा, और आपका जब तक जांच नहीं हो जाता है कि आपने क्या क्या गड़बड़ियां की है, चाहे उसको आप पेनाल्टी नहीं भर देते हैं चाहे नौकरी में, तो उस स्थिति में उसको सस्पेंड करके छोड़ दिया जाता है। अगर देखा गया कि उसका दोष बहुत अधिक है और वो अब हटाने ही लायक है तो उस परिस्थिति में उसको हटा दिया जाता है, और नहीं तो फिर उसका सस्पेंशन तोड़ के फिर उसको बहाल कर दी जाती है। उसी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट में है कि जो काम संभालने लायक है अगर वो कॉन्ट्रैक्टर सही कर देता है तो उसको सस्पेंशन से हटा करके फिर उसको वर्क करने के आदेश दिया जाता है। अगर वो नहीं कर पाता है, एक खास करके पीरियड जो दिया जाता है उसके अंतर्गत, तो उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी एज फुल और पार्ट वर्क आफ्टर रिटन परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब सबलेटिंग मतलब होता है कि अगर कोई एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसका काम कुछ इस तरह का है कि वो दूसरे को भी कॉन्ट्रैक्टर को, जो जिसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कि वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ काम को उसे दे सकता है, बशर्ते कि उसको डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर मिल जाए। जब तक डिपार्टमेंट ऑर्डर नहीं देती है कि आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को रख सकते हैं, तब तक कोई भी मेन कॉन्ट्रैक्टर दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं रख सकता है। जनरली मैं ऐसे
है कि इस चीज के लिए कभी जो है कोई भी डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उसको जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बढ़ेंगे उतने अधिक लोगों पर उसे कमांड रखना होगा। तो वो कोशिश करती है कि हम सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली नॉट एडवाइजेबल, however there are some circumstances when it is desirable and beneficial for the owner to subletting. Such circumstances are as follows. कोई देने चाहता नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट हो या ओनर हो, तो वो नहीं चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि उसको फिर कमांड करना उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। किसी एक आदमी को कमांड करना और 4 आदमी को कमांड करना दोनों इक्वल नहीं होता है। तो कभी भी एडवाइस नहीं दिया जाता है कि आप सबलेटिंग करें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन वैसी स्थितियां आती है तो आपको सबलेटिंग करना पड़ सकता है। जैसे उस परिस्थिति में जो परिस्थितियां हैं वो निम्नलिखित है कि पहला, स्पेशल पार्ट ऑफ वर्क टू बी स्पेशलाइज्ड फर्म, है ना, कि कोई अब है कि कुछ स्पेशल वर्क वैसा है जो वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग ही बन रही है, तो वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और उसको टेंडर जो मिला हुआ है सिविल वर्क के साथ साथ इलेक्ट्रिकल का वर्क मिला हुआ है। उसमें सपोज कीजिए कुछ प्लम्बिंग का ऐसा वर्क मिला हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ एसी का कुछ वैसा वर्क मिला हुआ है, चाहे सेंट्रलाइज एसी लगाना है। तो उस परिस्थिति में जो है स्वाभाविक है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है एक दूसरे भी कॉन्ट्रैक्टर को रख करके उससे काम कराता है। उसका पेमेंट वगैरह जो भी है सारे वो कॉन्ट्रैक्टर ही पे करेंगे, लेकिन वो डिपार्टमेंट के नज़र में होना चाहिए, क्योंकि जिस समय वो वर्क करेगा तो उस समय डिपार्टमेंट सुपरविजन करेगी, तो सामना जो होगा उसी कॉन्ट्रैक्टर से होगा जो काम कर रहा है। वो उसको बोल सकता है, चाहे मेन कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकता है कि नहीं, आपने जो आदमी लगाया है वो आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है। तो इस परिस्थिति में कि स्पेशल जब होता है कि स्पेशल पार्ट ऑफ वर्क टू ए स्पेशलाइज्ड फर्म, है ना, कि कोई स्पेशल काम करने के लिए जब होता है तो उस स्थिति में जो है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लगा जाता है। सेकंड पोजीशन, सीकनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बीमार पड़ गया जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, उस परिस्थिति में भी वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे लगा सकता है, उसको पावर ऑफ अटर्नी दे करके। चूंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप है, नहीं जब पार्टनरशिप है तब पार्टनरशिप है तो उसके और लोग रहते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप है जो खुद ही वो देख रेख कर रहा था, अगर वो किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो स्वाभाविक है कि किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लगाएगा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके, जो एक्सपीरियंस हो। तो उस परिस्थिति में भी सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। थर्ड, ईयरली कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन कॉन्ट्रैक्टर कैन सबलेट पार्ट ऑफ वर्क। अगर आपको वर्क को जल्दी पूरा करना है तो उस परिस्थिति में भी आप जो है कि काम को बांट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे सकते हैं, जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो उस परिस्थिति में भी आप सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस किस परिस्थिति में होता है। हाँ सर, कि काम, हाँ समझ रहे हो ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, क्लियर है सर। हाँ ठीक है। तो फोर्थ है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अगर मान लीजिए कि वैसी परिस्थिति आती है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो उसमें पूंजी लगाई जा रही है वो कम पड़ रहा है और जो कि उसके कंप्लीशन पीरियड को इफेक्ट कर सकता है, तो उस स्थिति में भी
वो डिपार्टमेंट से आदेश लेकर के कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर सकता है। उसके बाद है डेथ ऑफ हायर पर्सनल स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है डेथ ऑफ हायर पर्सनल स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब जो उसका ऐसा नहीं होती है स्थिति कि जो उसका कोई आदमी है वैसा जो सारे काम काज को देखता था, एक्सपीरियंस आदमी रखे हुए था, वो सब कुछ समझता था। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो कि उनको बहुत कुछ पता ही नहीं होता है, उनके जो है कि पर्सनल स्टाफ ही सारे कार्य को देखते हैं और रिपोर्टिंग सिर्फ वो लेता है। तो उस परिस्थिति में भी कि जो हमारे कर्ता धर्ता थे वो एक्सपायर कर गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को दे करके मैं कुछ काम निकाल लूं। तो उस परिस्थिति में भी डिपार्टमेंट अगर आदेश देती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर सकते हो। तो ये 5 चीज थी जिसके जो आपका व्हाट आर द रीजंस टू सबलेट द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी लिख सकते हो, इसका आंसर ऐसे बता सकते हो। और नोट्स ऑन सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उस पर भी लिख सकते हो। सर एक और 4th पॉइंट फिर से बताइए सर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वाला। हाँ, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, है ना। कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, किसी कारण से उसको, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ काम कर रहे हैं, 4 जगह काम चल रहा है, तो यहाँ का बिल वहाँ लगाता है, वहाँ का बिल यहाँ लगाता है। तो कभी कभी उसके पास अगर पैसे की दिक्कत हो गई और वो काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उस परिस्थिति में उसको डिपार्टमेंट से आदेश लेना होगा कि सर मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट के वर्क में ही मेरे बहुत सारे जो है पैसे फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहा है, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, हम जो है कि इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में कभी कभी एडवांस पेमेंट भी देती है डिपार्टमेंट, लेकिन अगर वो देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसके अगेंस्ट वर्क नहीं किया है, चाहे वैसा उसको दिख नहीं रहा है, तो उस परिस्थिति में वो डिपार्टमेंट से कहता है कि सर हम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो हमको फाइनेंस से मदद करेगा, और देख रेख तो मैं ही करूंगा, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब जुटता है तो वो पैसा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लगाता है तो हमेशा चाहता है कि डिपार्टमेंट की नजरों में वो हो, कि डिपार्टमेंट भी समझे कि इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्टर एक वो उसके साथ लॉफुल मैटर रहे कि मैं भी इसमें कार्य कर रहा हूं और मैंने पैसा यहाँ लगाया है, एक डिपार्टमेंट गवाह बन करके उभरे। तो इस स्थिति में जो है कि जब अगर ऐसे देखो, डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहे कि ये सब एक नया एक तरह का ये उसके लिए बर्डन है, तो डिपार्टमेंट तो कभी नहीं चाहे कि मैं ये काम करूं, लेकिन उसको वर्क कराने के लिए कभी कभी बहुत सा चीज से डिपार्टमेंट को भी समझौता करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में फाइनेंशियल आधार पर जो है डिफिकल्टीज के कारण जो है कि डिपार्टमेंट अलाउ कॉन्ट्रैक्टर को करती है कि आप सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझे बात को? हाँ सर समझ गया सर। पीछे भी बताए थे सर कि बिना डिपार्टमेंट को बताए अगर सब ये कर देता है, मतलब हाँ 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 हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो कैंसिल हो जाता है बिना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बिना अगर बताए करेगा तो वो तो कहेगा ना कि आप कुछ आदमी को लाए, उसको बहुत परेशानी होती है ना डिपार्टमेंट को कि कौन आदमी आके साइड पे काम कर रहा है। उस अब लेबर से पूछा था, कहा कि हमारे ठेकेदार वो हैं, डिपार्टमेंट जाता है कि आप कहाँ से आ गए, तो कहेगा कि हम उसको बिना पूछे हमसे कैसे आप आ गए। तो बहुत तरह की बातें होती है। हम तो पहले ही बताए थे कि ये सब ऐसी स्थिति होती है कि अब उस स्थिति में जो है कि कैंसिल कर सकता है। तो बहुत भास्ट पावर रखता है डिपार्टमेंट। और टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई रहती है जिससे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बंधा रहता है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकता है। एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम क्या होता है?
इन टेंडर डॉक्यूमेंट शेड्यूल बी कंटेन्स आइटम रेट एज पर शेड्यूल ऑफ रेट। मैं बताया था इससे पहले भी कि शेड्यूल बी में जो जो आप आइटम फिल करते हैं जो शेड्यूल ऑफ रेट का रहता है वो उसमें रहते हैं, शेड्यूल बी में डाले हुए रहते हैं। मैं लगता है परसों ही बताया था। हाँ सर बताएं सर। हाँ ना, इन टेंडर डॉक्यूमेंट शेड्यूल बी कंटेन्स आइटम रेट एज पर शेड्यूल ऑफ रेट। एक्स्ट्रा आइटम्स आर दैट आइटम्स which rates are not covered under शेड्यूल बी। ये एक्स्ट्रा आइटम वो आइटम है जो शेड्यूल बी में कवर नहीं रहते हैं, उसमें लिखे हुए नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एक्स्ट्रा आइटम occurs due to unforeseen happening at the site, change in during design and specification, addition and alteration suggested by higher officers। इसमें होता क्या है, देखो एक्स्ट्रा आइटम कैसे माने ऑकर्स करता है, कैसे पैदा हो जाता है एक्स्ट्रा आइटम, कि आपका शेड्यूल बी में सारी चीज का रेट दिया हुआ है, जो आपने डिजाइन एंड ड्राइंग बनाया है, जितने आइटम्स उसमें आए उन सारे का रेट आपका शेड्यूल बी में दिया हुआ है। अब कभी हायर अथॉरिटी आए, चाहे ड्यूरिंग द पीरियड कुछ यहीं के लोग जो है कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो चेंजिंग करने से अब क्या हुआ कि अगर आइटम वही है जो ऑलरेडी शेड्यूल बी में दिया हुआ है तो उसकी मान लीजिए आपने क्वांटिटी बढ़ाया घटाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई नया चीज उसमें डाल दिया, जैसे उदाहरण स्वरूप ले लो कि मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग में आप विंडो लगा रहे हैं, तो विंडो आपने क्या किया कि ग्लास का दिया, उसका पैनल ये ग्लास का लगाना है। अब ड्यूरिंग द वर्क आपको ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं ग्लास का है तो इससे बेटर होता फाइबर का, अगर ये पैनल लग जाता तो हो सकता है कुछ पत्थर वगैरह भी उस पर पड़ेगा तो कुछ तो रोकेगा, शीशा तुरंत फूट जाएगा। तो उस स्थिति में उसने ग्लास को बदल करके कर दिया फाइबर को। अब फाइबर हमारे शेड्यूल बी में डाला हुआ नहीं है, तो ये आइटम जो हो जाएगा वो एक्स्ट्रा आइटम हो जाएगा। समझ गया ना, इस आइटम को हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा आइटम। तो वही होता है एक्स्ट्रा आइटम। An extra item is paid at the rate included in schedule of rate। अगर मान लीजिए कि आपका अब जहां ग्लास का जो रेट दिया हुआ था तो जो आपके शेड्यूल बी में डाला हुआ था, अब अगर उसमें फाइबर का आप डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो शेड्यूल ऑफ रेट जो बना हुआ है उसमें अगर उसका रेट है तब तो आप उसी रेट से उठा लेंगे इसको, और जितना एवब या बिलो पर आपका रेट डाला हुआ है उसी तरह शेड्यूल ऑफ रेट का एवब और बिलो करके कॉन्ट्रैक्टर को पेड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपने आइटम रेट डाला है, ये तो हो गया कि परसेंटेज एवब और बिलो रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपने आइटम रेट डाला है कि हर आइटम का रेट आपका अलग अलग है, तो उस परिस्थिति में क्या करना होगा आपको कि जब वो पे कीजिएगा तो वो तो कहेगा ना भाई कि हम सब परसेंट एबव और परसेंट बिलो पर थोड़े ही हैं, मैंने तो हर आइटम का रेट अलग अलग डाला है। तो मैं अगर आप दिए आज शीशा का आपने हटा दिया तो मेरा आपने फाइबर का लगाया है, तो हो सकता है कि फाइबर का रेट हम ज्यादा डाले होते, माने कुछ विवाद वो कर सकता है। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है कि उसका जो है मार्केट रेट ले करके एट द टाइम उसी समय एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद जो उसका रेट आता है उस पर, और जितना रेट उसका ओवरऑल देखा जाता है कि एबव है या बिलो है, उतना करके उसको जो है सो पे किया जाता है ओवरऑल निकाल करके। उस परिस्थिति में जब आइटम रेट हो तब, और अगर परसेंट एबव और परसेंट बिलो है शेड्यूल ऑफ रेट का, तो उस परिस्थिति में शेड्यूल ऑफ रेट से फाइबर का रेट ले लिया जाता है और उसका परसेंट एबव या परसेंट बिलो करके कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया जाता है।
एस्केलेशन है ना, एस्केलेशन। एस्केलेशन इज द प्रोविजन इन द कॉस्ट एस्टिमेट फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, materials, labor, etc. Escalation clause should be applicable for those contracts whose completion period is more than 12 months. एस्केलेशन क्या होता है कि एस्केलेशन का मतलब होता है कि आप जो है कि अगर काम कर रहे हैं, आपका जो है मार्केट में या तो इक्विपमेंट्स का रेट बढ़ गया या मटेरियल का रेट बढ़ गया या लेबर का रेट बढ़ गया, किसी भी तरह का रेट अगर बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्टर रिटेन में डिपार्टमेंट के पास लिख के देगा कि जो आपने बनाया था एस्टीमेट और मार्केट अभी रेट काफी हाई कर गया है, तो इस परिस्थिति में जो है प्राइस एक्सीलरेट कर गया है, तो हमें भी बढ़ा हुआ दर चाहिए, नहीं तो हम काम कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कामों के लिए ऐसा नहीं माना जाता है, ये उसी काम में अप्लाई होता है जिसका कंप्लीशन पीरियड लंबा हो, अर्थात 12 महीने या 12 महीने से ऊपर हो। ऐसे में माना जाता है कि हर साल प्राइस 10% एस्केलेट करता है, तो उस स्थिति में बढ़ने की संभावना तो रहती ही है। It should be applicable on those contractors whose work is in progress with tender terms and condition and extension of time is approved as non-penalized extension. अब उस परिस्थिति में क्या होता है कि नॉन पेनलाइज्ड एक्सटेंशन माने मतलब क्या हुआ, नॉन पेनलाइज्ड एक्सटेंशन, या वो दाम बढ़ गया तो वो ऑलरेडी क्या करेगा, एप्लीकेशन डालेगा डिपार्टमेंट में। अब वो बिना आदेश का बढ़े हुए ये पे अगर लेता है कोई भी चीज, तो डिपार्टमेंट कहेगी कि आपने तो हमसे राय नहीं किया, हमसे बात नहीं की इस मुद्दे पर, और आप उसको पे करते रह गए। तो उस ड्यूरेशन में जो कुछ डिले होता है, एक्सटेंशन होता है टाइम का, तो वो जो है उसी को पेनलाइज्ड नॉन पेनलाइज्ड एक्सटेंशन बोलते हैं। क्यों, जो डिले हुआ तो नॉन पेनलाइज्ड एक्सटेंशन होता है कि हाँ, जब ऐसी परिस्थितियां आ गई तो इनको इतना दिन का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। एस्केलेशन क्लाउज परमिट टू चेंज द एग्रीमेंट प्राइस वंस ड्यू टू चेंज इन मार्केट रेट ऑफ मटेरियल, लेबर, etc. ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, उसमें एस्केलेशन का भी क्लाउज लिखा हुआ रहता है कि किस परिस्थिति में आपको कैसे कैसे रेट बढ़ेगा, है ना। तो उस परिस्थिति में आपको ये भी देखना होगा कि अगर स्थितियां आती है तो उस क्लाउज के अनुसार जो है कि हम उसका रेट में चेंज कर सकते हैं। आफ्टर escalation, both the cost of work and period of work execution should be analyzed, है ना। कि जब आपका मार्केट प्राइस बढ़ गया तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ वर्क कितना बढ़ा है, और आपका जो है कि जो वर्क एक्सक्यूशन था वो उसका पीरियड भी तो बढ़ेगा ना, जब आदेश लेगा इस तरह की तो पीरियड भी बढ़ेगा। एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी इट शुड बी फाइनलाइज्ड, तब उसके बाद ये विश्लेषण करने के बाद तब जो है उसका हायर अथॉरिटी उसका अप्रूवल देता है। द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन और प्राइस वेरिएशन शुड बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब उस परिस्थिति में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया जाता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, कि हो रही दिक्कत समझने में किसी को? अगर किसी को दिक्कत समझने में हो रही होगी तो बोलना कि नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं।
सर ऐसे तो एक्सकेलेशन ऑफ, सिंपल लैंग्वेज है हाँ उसके हाँ बाद। सर हाँ सिंपल है हाँ सर। एक्सकेलेशन ऑफ जो कॉस्ट होता है सर, उसका हाँ फॉर्मूला वगैरह भी क्या होता है सर? इंपेरिकल फार्मूला एक जगह था लिखा हुआ कि उसका दो गो फार्मूला है, लेबर कंपोनेंट का अगर बढ़ता है तो उसका अलग है, और मटेरियल कंपोनेंट बढ़ता है उसका अलग हाँ है। इसका हाँ मतलब हाँ, होता है फॉर्मूला भी उसका, होता है फॉर्मूला, नोट नहीं किया, फॉर्मूला होता है उसका, अच्छा अच्छा। वो हाँ, देखना ऐसे पड़ेगा, ही हम नोट करवा देंगे। ठीक है सर, हाँ कोई नोट ज़रूरत नहीं है सर कि होता है उसका इसका होता तो है। न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा सर, तो फार्मूला का तो ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, नोट नोट करवा नहीं आता है, समय समय नोट्स आएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा, है ना। हाँ सर। न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, शॉर्ट नोट्स आएंगे, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। आर्बिट्रेशन, जो कल कुंदन पूछा था, जो बोला था कि आर्बिट्रेटर होता है, उसी के बारे में ये है आर्बिट्रेशन। इस पर आप राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आर्बिट्रेशन। Arbitration is a legal technique for the resolution of dispute between contractor and department या ओनर। और ये जो है कि एक टेक्निक है आर्बिट्रेशन, जो कि किसी भी डिस्प्यूट को जो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में है उसको हल करता है, वो भी कहाँ, कोर्ट के बाहर। एंड द पर्सन हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स आर कॉल्ड आर्बिट्रेटर। और उस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, जो हल करता है। कि जो कोर्ट में मामला जाने के पहले जो इसको हल करता है उसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं, और इस टेक्निक को हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। द आर्बिट्रेटर should be those persons who have long standing experience and accept the arbitrator should be those person who have long standing experience and acceptable to both parties। आर्बिट्रेटर वही हो सकता है जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो इस सब काम करने का, और जो दोनों को एक्सेप्ट हो, माने डिपार्टमेंट को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी। वही जो है कि आर्बिट्रेटर बन सकता है, जो मामला को सॉर्ट आउट कर दे। दे शुड नॉलेज ऑफ रूल्स, लॉ एंड प्रोसीड्यूर। उनके पास नॉलेज होना चाहिए, नियम का नॉलेज होना चाहिए, कानून का नॉलेज होना चाहिए, तरीका जानना चाहिए, वही आदमी आर्बिट्रेटर बन सकता है। An affected party will serve a notice to another party demanding arbitration within 30 days। जो पार्टी इफेक्ट करता है वो जो है दूसरे पार्टी को एक नोटिस देता है, जिसमें कहता है कि इसको आप 30 दिन के अंदर इसको समझौता आप कर लीजिए। मतलब उतना दिन तक उसका कुछ पीरियड रहता है जिसके अंदर उस मामला को सुलझ जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा दिन हो जाने पर काम जो है काफी डिले हो जाने का चांस रहता है। आफ्टर चूजिंग आर्बिट्रेटर, द आर्बिट्रेटर विल फिक्स डेट एंड टाइम फॉर हियरिंग द केस। जब दोनों चूज कर लेते हैं एक आर्बिट्रेटर को, और उसके बाद वो टाइम एक देता है कि आप लोग दोनों को इतना तारीख को उपस्थित रहना है, जो आप लोग का केस सुना जाएगा उस दिन। आफ्टर हियरिंग द केस बाय बोथ पार्टीज, he will give opinion which is final and binding on both party। जब वो केस वगैरह सुनने के बाद जो है दोनों का, तब वो अपना ओपिनियन देता है जो कि फाइनल होता है और दोनों पर रेगुलेट होता है। ये नहीं कि नहीं आपने तो उधर मेरे तरफ का फैसला नहीं दिया, उधर का दे दिया, वो नहीं, दोनों तरफ बाइंडिंग हुआ, जो वो डिसीजन दे दिया, क्योंकि वो सब कुछ देखते हुए फैसला देता है कि काम हमारा आगे बढ़ना चाहिए और डिस्प्यूट भी खत्म
हो जाना चाहिए, जिसपे अगर उसको लॉस किसी को हो उससे उससे मत तो नहीं रहता है, लेकिन उसका लाभफुल होता है और सही रूप का निर्णय होता है। नहीं सही रूप का निर्णय होगा तो कोई भी एक पार्टी असंतुष्ट रहेगा और वर्क करने में दिक्कत आएगी। इन सर्टेन केस आर्बिट्रेटर कैन रिफर द केस इन कोर्ट। अब जब उससे ही मामला नहीं संभलता है, जब आर्बिट्रेटर से भी उसको ऐसा महसूस होता है कि हम नहीं सुन ये पा रहे हैं, तो एट लास्ट क्या होता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर कोर्ट से जो भी है जीतने के बाद अपना जो पार्टी जीता उसके अनुसार उस दूसरे को दंड मिलता है, एक को उसको भुगतान करना पड़ता है। ये बात फिर कल हम बताए ही थे, लगता है ये सब चीजें। हाँ सर, पूरा बात बता दिया था। इन सर्ट हाँ, द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन फी विल बी शेयर्ड बाय बोथ पार्टीज। जो आर्बिट्रेटर का जो फी होगा ये दोनों पार्टी मिलकर के उसको देते हैं। क्लाउज, इसी में आना चाहिए था। जो प्राइस वेरिएशन क्लाउज है ना, उसी में जो रहता है कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो उसके अनुसार से उसको पे किया जाता है। अच्छा, हम बता देंगे। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अलाउ टू चेंज इन वेरिएशन ऑफ प्राइस। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अलाउ टू चेंज इन वेरिएशन ऑफ प्राइस ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क। माने कि ये जो है कि जो टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अलाउ नहीं करता है कि किसी तरह का वेरिएशन हो, चूंकि बहुत मेहनत से फिक्स करता है सब कुछ एनालिसिस वगैरह करके। तो इसके चलते वो कोशिश करता है कि इसका वेरिएशन हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती है मार्केट में कि कभी कभार जो है कि प्राइस एक्सेलरेट कर गया तो उस स्थिति में डिपार्टमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। Contract does not allow to change in variation at price during progress of work, but due to change in market price, the above condition of contract adversely affect on contractor. स्वाभाविक है कि अगर ऐसा रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर पर तो एडवर्सली इफेक्ट करेगा कि बाजार में दाम भी बढ़ गए और डिपार्टमेंट दाम बढ़ाना नहीं चाहती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए एडवर्सली इफेक्ट करेगा। In order to overcome this difficulty and fair justice to the contractor in case of price escalation, it is advisable to attach price variation clause. यही सब दिक्कत होने के चलते जो है कि डिपार्टमेंट जो है ये दिक्कत नहीं आए, इसके लिए जो है कि वो प्राइस वेरिएशन क्लाउज कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर देती है। जनरली दिस क्लाउज इज यूज्ड फॉर बेसिक रेट्स ऑफ स्टील, सीमेंट, ब्रिक एंड सैंड विच आर लाइकली टू फ्लक्चुएट इन देयर प्राइसेस। जनरली जो है कि इसी से स्टील का ही दाम होता है, कभी बहुत बढ़ गया तो घट गया, कभी घट गया घटा हुआ तो अचानक कभी बढ़ गया। सीमेंट का भी वैसा ही होता है कि धीरे धीरे दाम बढ़ जाता है। ब्रिक का भी दाम, जैसे बरसात आ गई तो ब्रिक का दाम काफी बढ़ गया। अब उस समय कॉन्ट्रैक्टर जो है उसी क्लाउज के अंतर्गत वो डिमांड करता है कि आपका हमारा रेट मटेरियल का बढ़ गया है तो काइंडली हमें भी बढ़े हुए रेट का पेमेंट किया जाए। डिफेक्ट लिबिलिटी पीरियड, ये क्या होता है? एज इम्पोर्टेंट अच्छा, defect liability period. As per condition of contract, there should not be any defect in material and workmanship at the time of completion. ये तय है कि जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी तरह का मटेरियल में ना कोई डिफेक्ट होना चाहिए, ना वर्कमैनशिप में डिफेक्ट होनी चाहिए।
सर्टिफिकेट शुड बी अलाउड टू सच वर्क, जब वर्कमैनशिप एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क सर्टिफिकेट शुड बी अलाउड टू सच ए वर्क, है ना, कि अगर किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आता है तो उसी का जो सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका सक्सेसफुली आपने वर्क को कंप्लीट कर दिया विद इन एक पीरियड, या एक्सटेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है कि एक्सटेंशन एक्सटेंडेड पीरियड, या अगर शेड्यूल पीरियड पर कंप्लीट होता है तो उसमें शेड्यूल पीरियड लिख दिया जाता है। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, if any defect shall be appear within a specific period, then that period is known as defect liability period. जनरली क्या होता है कि एक तो टाइम ऑफ कंप्लीशन रहता है कि आपको मान लीजिए कि 2 साल में ये काम पूरा करना है, आपने 2 साल काम पूरा कर दिया। उसके बाद रहता है कि 1 साल तक आपके कोई काम में गड़बड़ी अपीयर नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और तब तक आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा रहेगा। तो वो जो दिया जाता है कि 1 साल तक, माने जब आपका काम कंप्लीट कर दिया आपने, उसके 1 साल तक जो है आपको जो उसमें देखना है किसी भी तरह का डिफेक्ट पैदा नहीं होना चाहिए, उसी पीरियड को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट लिबिलिटी पीरियड। जनरली इसको 1 साल का ही होता है, लेकिन अब जैसे रोड्स वगैरह में और बहुत सी जगह पर जो है कि 5 साल कर दिया गया है, और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जैसे आपका छत में जो एपीपी होता है, चाहे वाटर प्रूफिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए 5 साल लिया जाता है, कभी किसी किसी में 8 साल भी लिया जाता है कि आपको अगर 8 साल तक आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा रहेगा, और 8 साल के अंदर में अगर लीकेज होता है तो आप आकर के ठीक कीजिए, और नहीं तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। और जनरली जैसे होता है वो 1 साल का ही होता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल वर्क में जो है कि ये 5 साल से लेकर के 8 साल तक भी होता है। जनरली दिस पीरियड इज 1 year, but some specific work it should be 5 years, that is waterproofing work। माने 8 साल भी होता है। हम लोग एयरपोर्ट में काम किए थे तो 8 साल था, अब 5 साल ही लगता है हो गया है, धीरे धीरे क्वालिटी घटते जा रही है। इन दिस पीरियड कॉन्ट्रैक्टर हैव टू रिप्लेस डिफेक्टिव, इस पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर को जो है डिफेक्टिव को रिप्लेस करना होगा। उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेज, इस पर भी नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिक्विडेटेड डैमेज। इफ ए प्रोजेक्ट इज डिलेड बाय एन इवेंट दैट impacts on the completion date but is not fault of contractor, then contractor may be granted extension of time। अगर वो डिपार्टमेंट के तरफ से कोई गलती होती है जिसके चलते काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जो है कि उसको कॉन्ट्रैक्टर को एक्सटेंशन ऑफ टाइम गारंटेड कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी गलती है नहीं, है डिपार्टमेंट की गलती या ओनर की गलती है। तो उस स्थिति में अगर डिले हो रहा है तो उसमें स्वाभाविक है कि उसका एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपको ग्रांट करना पड़ेगा। बट व्हेन कॉन्ट्रैक्टर डिले द वर्क एंड देयर इज नो एनी काउज फॉर डिले, है ना, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है उसके पास कोई काउज नहीं है कि क्यों डिले कर पाए, तो दिस डिले ऑफ completion of project damaging the purpose of project within time period। स्वाभाविक है कि आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे थे किसी पर्पस से, है ना,
कि इतना दिन में मेरा काम ये पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो भी कुछ ना कुछ किसी प्रोजेक्ट के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, सारा प्लानिंग आपकी रहती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने डिले कर दिया तो स्वाभाविक है कि आपका वो जो टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो जो आपका पर्पस था वो भी गड़बड़ हो गया। तो इस तरह का जो डैमेज हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। दिस डैमेज इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेज। तो यहां पर जो डैमेज दिए आपने क्या किया कि किसी मटेरियल का डैमेज नहीं हो रहा है, यहां पर आपका पर्पस का डैमेज हो रहा है, एक समय का डैमेज हो रहा है कि जिस पर्पस से आप वो वर्क कर रहे थे उसके पर्पस को उसने डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि कोई भी जब डैमेज आपको किया गया तो उसके लिए पेनाल्टी होगा उसका। लिक्विडेटेड डैमेज आर नॉट पेनाल्टी, है ना। तो ये जो लिक्विडेटेड डैमेज है ये पेनाल्टी नहीं माना गया है इसको, क्योंकि ये पर्पस को आपको डैमेज किया। ऐसा नहीं कि कोई सामान को खराब नहीं किया है कि उसको पेनाल्टी अगर करते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि उससे जो है कि उस स्थिति में कि अब पर्पस पूरा नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में जो उसको पेनाल्टी पे तो लगाया ही जाता है, जो दंड लगाया जाता है उसको पर डे, पर वीक, पर मंथ, कि अगर आपका एक दिन डिले होगा तो ऐसा हुआ, ऐसा लगेगा, एक सप्ताह डिले हुआ तो ऐसे लगेगा, एक महीना डिले किया आपने तो ऐसे लगेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई मटेरियल का डैमेज नहीं हुआ है, यहाँ पर उसके समय का और पर्पस का डैमेज हुआ है। तो लिक्विडेटेड डैमेज आर नॉट पेनाल्टी, दे आर प्री डिटरमाइंड डैमेज सेट एट द टाइम व्हेन कंप्लीशन पीरियड एंडेड, है ना। कि अब है कि आपका जो है कि तय बात है कि जब वो कोई काउज नहीं दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो प्री प्लांट उसका हो गया कि नहीं, आपने तो प्री प्लांट किए हुए था कि हम डैमेज करेंगे। अब जितना, जैसे मान लीजिए कि उसको अगर 9 महीने का वर्क करने के लिए दिया था कि 9 महीना भी प्रोजेक्ट पूरा करना है, अब 9 महीने के बाद से जितनी उसकी क्षतियां होते जा रही है, जो भी क्षति, अगर 9 महीना पर होता तो उसको क्या फायदा होता, जो उसकी जो डैमेज हुई है वो कितना हुआ, उस अनुसार से जो है कि वो कॉन्ट्रैक्टर पर फाइन करता है। उसका एक रेट होता है कि अगर आपने मेरे को 1 सप्ताह डिले किया, काम चलते रहेगा लेकिन आपने हमें इतना डिले किया, कोई क्लॉज आप नहीं दे रहे हैं, आपने मेरा 1 सप्ताह का डिले किया, मेरा इतने को लॉस हो रहा है तो 1 सप्ताह का आपको इतना पैसा लगेगा। मेरा आपने 1 दिन का डिले किया तो मेरा आपको इतना पैसा आपको लगेगा। अगर ये मेरा बन गया होता तो मेरा इतना इससे अर्निंग होने लगता। 1 महीना अगर डिले हो गया तो मेरा इतना पैसे का लॉस हो गया, तो उसका रेट एक अलग होता है। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। A fine is imposed on the contractor after calculation of damage। उस पर जो फाइन कहता है डैमेज का कैलकुलेशन करके। द फाइन रेट इज डेली और वीकली, ये डेली का भी हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है। लिक्विडेटेड डैमेज हैज नो रिलेशनशिप विथ एक्चुअल डैमेज ऑफ वर्क, है ना। आप उसने वर्क का डैमेज नहीं किया, उसने उसके पर्पस को, उसके समय को डैमेज किया है। इसमें ऐसा नहीं माना जाता है, यहाँ पेनाल्टी होता है जिसको पेनाल्टी कहते हैं, एक तरह का दंड ये भी है, बोलचाल की भाषा में जो सीखते हो तो ये भी पेनाल्टी ही है, लेकिन ये उसके वर्क का पेनाल्टी ना होकर के उसके समय का पेनाल्टी है। The liquidated damage are not recoverable in case of, the liquidated damage are not recoverable in case of, उसमें लिक्विडेटेड डैमेज रिकवर नहीं होगा, जैसे कि डिले इन गिविंग पोजीशन ऑफ लैंड। आप उसको लैंड देने में अगर डिले कर दिए कि यहां पर बनाना है, तो फिर वो लिक्विडेटेड डैमेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने लैंड देने में ही देर किया, आपने समय देर से हमें दिया। टाइम लिमिट इज नॉन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया, तो भी आप लिक्विडेटेड डैमेज नहीं शूट कर सकते हैं। डिले ड्यू टू एक्स्ट्रा आइटम, अगर आपने उससे कुछ एक्स्ट्रा आइटम करवा लिया तो
उसके चलते जो डिले हुआ तो आपका समय लेगा ना। कोई भी एक्स्ट्रा आइटम का काम वो करेगा जो उसके शेड्यूल ऑफ रेट में नहीं था, तो स्वाभाविक है कि वो समय लेगा। तो समय लेगा तो आप उसके चलते भी वो रिकवर नहीं किया जा सकता है। डिले ड्यू टू चेंज इन डिजाइन एंड ड्राइंग, अगर किसी तरह का आप चेंज करते हैं डिजाइन में, ड्राइंग में, तो स्वाभाविक है कि उसको भी समझने में कॉन्ट्रैक्टर को और करने में समय लगेगा। तो समय का यहां पर भी यह हो गया, उसको देना पड़ेगा। डिले ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिकेशन, अगर कोई स्पेसिफिकेशन भी आप चेंज करते हैं उसमें, तो स्वाभाविक है कि कॉन्ट्रैक्टर पहले से उस स्पेसिफिकेशन को करने को तैयार नहीं था, आपने अचानक दिया, तो उसके लिए वो समय तो मांगेगा। तो जिस समय की बात आप कर रहे थे, अगर इतनी चीजें कुछ आती है उसमें, तो वो उसमें ऐड नहीं होगा। समझ गए? लिक्विडेटेड डैमेज समझे कि नहीं आप लोग? हाँ सर समझ गए। ये टाइम का मतलब कि ये बढ़ जा रहा है तो उसका सर हाँ, ये टाइम के अगेंस्ट में है। हाँ, ये टाइम के अगेंस्ट में है, कोई वर्क का अगेंस्ट में नहीं है, टाइम के अगेंस्ट में है। लेकिन ये जो हमने 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखा है कि ये चीजें जब होती है डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, की जाती है, तो उस स्थिति में उसका टाइम बढ़ेगा तो देना पड़ेगा। चूंकि आप लैंड अगर उसको नहीं देंगे, कि अधिकार नहीं देंगे कि यहां पर आपको बनाना है, उसमें अगर डिले करेंगे समय, तो स्वाभाविक है कि उसको ऐड करना होगा कि इतना दिन तो आपने वर्क ऑर्डर तो आपने दे दिया था, लेकिन आपने लैंड प्रोवाइड हमें नहीं किया था। चाहे कहीं लैंड पे वो गया काम करने, वहां पर कोई डिस्प्यूट आ गया है ना, उसके बाद अब डिस्प्यूट आ गया तो कॉन्ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है ना। अब उसके लिए तो जो है सर्किल ऑफिसर जो होता है, सो सीओ चाहे बीडीओ चाहे अमीन जो भी है, सब सरकार के लोग आएंगे, तब होगा। तो उतना दिन का जो समय जाएगा, तो उस समय को फिर तो मानेगा ना कि इतना दिन हमको डिले हुआ, तो ऐड करेगा कि नहीं। आपने हमको 9 महीना दिया था, लेकिन हमको उसमें से 20 दिन तो हमको जमीन का जो मामला है वो क्लियर करने में लग गया, तो हमको 20 दिन तो आपको और ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई आप उसमें लिखे ही नहीं है, कि टाइम लिमिट लिखा ही नहीं, तो फिर उसका तो फिर मतलब कहां से रह गया लिक्विडेटेड डैमेज का। उसी तरह अगर आपका मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा आइटम उससे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें समय लगेगा, और समय का ही ये जो है लिक्विडेटेड डैमेज में समय का ही डैमेज है। तो एक्स्ट्रा काम आप करवाइएगा तो स्वाभाविक है कि वो समय लेगा। डिजाइन ड्राइंग बदलिएगा तो समय लेगा ही, स्पेसिफिकेशन बदलिएगा तो समय लेगा ही। उसके बाद है अनलिक्विडेटेड डैमेज। दिस इज ऑर्डिनरी डैमेज हैविंग रिलेशन विथ एक्चुअल डैमेज ऑफ वर्क, है ना। इफ ए कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट मेंटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन ही विल पे फाइन एंड डैमेज अनलिक्विडेटेड डैमेज। ये वर्क के है, वो था समय से जुड़ा हुआ, और ये जो है वर्क से है कि अगर कोई समय पर काम पूरा नहीं करता है, और तब उसको जो है कि वो पैसा चार्ज किया जाएगा कि आपने ये काम समय पर पूरा नहीं किया। तो उस काम के सिलसिले में उसका वहां पर पर्पस का मामला नहीं है, वो काम को डिले कर दिया, कि आपने काम डिले किया, और इसलिए आपको इस पर जो हमने टाइम लिमिट आपको दिया था, उस लिमिट की, उस टाइम के अधीन में आपने काम नहीं किया मेरा पूरा, तो उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। ये दोनों में ही अंतर है। अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड में अंतर ये है कि वहां पर एक पर्पस था, लिक्विडेटेड डैमेज में था कि एक पर्पस था ऑनर का या गवर्नमेंट का। यहां पर वैसी नहीं है स्थिति। यहां पर है कि सही रूप से वो प्रोग्रेस वर्क का जो है, प्रोग्रेस ऑफ वर्क नहीं कर रहा है, सही तरीका से नहीं कर रहा है, उसके चलते जो है सो डैमेज हो रहा है, कि उसका एज पर स्पेसिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशन उसके चलते नहीं कर रहा है, समय भी बढ़ा ले रहा है। तो उस स्थिति में जो है उसको हम लोग अनलिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना सही रूप से देता होता है, कुछ उपाय कि नहीं इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया, तो माफ भी हो जाता है, और जरूरत पड़ती है तो उसको फाइन भी होता है। तो आज इतना ही, ठीक है। कल क्लास नहीं लेंगे, सभी ऊपर अभी हो ना, प्रेजेंट हो ना अभी सभी कोई। सर लिक्विडेटेड डैमेज में सर बताएं कि टाइम मेन रूप से फैक्ट है, यानी मेन रूप से रोल है टाइम।
ठीक है, तो अनलिक्विडेटेड डैमेज में सर तो टाइम का डिले होगा, जिसकी वजह से उसमें भी वर्क होने सही देखो समय पर नहीं हो अनलिक्विडेटेड में क्या है, हाँ अनलिक्विडेटेड में क्या है ना, कि आपका जो है आपने प्रोग्रेस जो मेंटेन जो काम का जो मेंटेनिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क है ना, नहीं कर रहे हैं टर्म एंड कंडीशन के साथ, जो आपका पाए। टर्म एंड कंडीशन है माने उसके अनुसार आप नहीं कर रहे हैं, उसमें है कि एक फिक्स है कि आपको इतना तक करना है, उसका कुछ पर्पस था, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को बार बार जो है ऑनर या डिपार्टमेंट हिदायत देती है कि आपको इस समय सीमा के अंदर हमको, जैसे होता है नहीं, आज ही की डेट में तुम देख लो कि अब बरसात आने वाला है, ठीक है, अब बरसात आने वाला है और कॉन्ट्रैक्टर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि भाई अभी जो आपको बांध को बांधना इतना तारीख तक हमको हर हाल में बांध लेना होगा, अगर आप नहीं बांधते हैं तो स्वाभाविक है कि बाढ़ से बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी जहां जहां बांध बांधना है। तो ये एक उसका पर्पस है कि अभी बांध बंधवाने का पर्पस क्या है कि हमको इतना जल्दी हम काम कर लें कि बाढ़ आए भी तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर यहाँ पर पर्पस है डिपार्टमेंट का। तो ये एक जो हुआ कि अगर उसने काम नहीं किया तो ये जो डैमेज हुआ वो लिक्विडेटेड डैमेज हुआ। और अनलिक्विडेटेड डैमेज में क्या होगा कि ये ऑर्डिनरी डैमेज है कि मान लीजिए कि आपको जो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार काम आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, है ना, कि डिले कर रहे हैं उसको, चाहे तो आप जो उसका स्पेसिफिकेशन है ड्राइंग है सब ढंग से आप नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई चीज मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में काम आपका जो है कि गड़बड़ पाया जा रहा है और आप जो है कोई क्लाउज नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा अनलिक्विडेटेड डैमेज। उस स्थिति में आपका पैसा काटा जाएगा, अगर क्लाउज आपने दे दिया तो ये माना जाएगा कि हो गया। नहीं समझ पा रहे हो? दोनों में अंतर है कि एक है वर्क के प्रति है और एक समय के प्रति है, ये चीज तुम लोग देख लो। अनलिक्विडेटेड में है कि आपका मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ वर्क सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कि जो आपका उसका कारण के चलते है कि आपका जो उसका टर्म एंड उसको नहीं मानते हुए आप जैसे तैसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं काम को, प्रोग्रेस ऑफ वर्क नहीं आपको हो रहा है कि आपको जैसे से कहा गया था वैसे वैसे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर स्थितियां ये है, और वहां था कि एक टाइम आपको फिक्स किया हुआ है कि ये आपको हर स्थिति में सब कुछ मेंटेन करते हुए वो काम हमको उतना समय तक देना है। माने डिपार्टमेंट का ये डैमेज जो हो रहा है, दोनों दो तरह का डैमेज है। यहाँ पर वैसा कोई उसका पर्पस नहीं है, डिलो होगा भी तो विचार करेगी, इसीलिए इसको अनलिक्विडेटेड डैमेज कहा गया कि अगर डिले भी होगा तो डिपार्टमेंट विचार करेगी। उसमें है कि उसका पर्पस होता है लिक्विडेटेड डैमेज में कि वो फिर विचार नहीं करेगी, अगर आपके तरफ से ऑनर की तरफ से कोई गड़बड़ी है तो विचार करेगी, अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई किसी तरह का ये हुआ है, डैमेज किया गया है, तो उस पर डिपार्टमेंट विचार नहीं करेगी। दोनों का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ गए सर। सर वो नहीं तो समझ पा रहे हैं? हाँ बोलो। वो तो क्लियर है सर, लेकिन अगर वर्क को जल्दी करना इम्पोर्टेंट है, इस कारण क्वालिटी घटाकर जल्दी काम कर दिया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वही तो कहे कि देखो अनलिक्विडेटेड डैमेज में जो है सो क्वालिटी में थोड़ा आप डैमेज दे सकते हो, ये अनलिक्विडेटेड डैमेज हुआ, इस पर आप पर थोपा जा सकता है, समझे? इसमें जो है कि जो है वर्क के अगेंस्ट में आपको डैमेज वर्क पेनाल्टी लगेगा, फाइन लगेगा कि वर्क आपने मेंटेन नहीं किया अच्छे ढंग का, उसका फाइन लगेगा। लेकिन उसमें जो फाइन लगेगा आपको समय का फाइन लगेगा, दोनों मेन अंतर ही है। इसमें वर्क जो आपने अच्छा ढंग से नहीं किया उसका फाइन लगेगा, और लिक्विडेटेड डैमेज में है कि आपने समय से पूरा नहीं किया उसका फाइन लगेगा। बात को समझे? यस सर। नहीं समझ पाया? क्लियर है सर। समझ गए सर, क्लियर तो है। क्लियर है। समय, उसमें समय का है, इसमें बात देखो ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि दिस इज ऑर्डिनरी डैमेज हैविंग रिलेशन विथ एक्चुअल डैमेज ऑफ वर्क, है ना। इसमें वर्क का क्वालिटी को डैमेज करने पर लगता है, और इसमें जो आपका था, इसमें देखिए आपका लिखा हुआ होगा, इफ ए प्रोजेक्ट इज डिलेड बाय इवेंट दैट इंपैक्ट्स ऑन दी
कंप्लीशन डेट बट इज नॉट फॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, देन कॉन्ट्रैक्टर में भी गारंटी तो हो गया। ये यहां से पढ़ो। हाँ, लिक्विडेटेड डैमेज आर नॉट पेनाल्टी। हाँ नहीं, यहाँ देखो कहाँ पर था। हाँ, दिस डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट डैमेज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। इसमें जो है प्रोजेक्ट का पर्पस को डैमेज करता है, और इसमें जो है सो प्रोजेक्ट का वर्क को डैमेज कर रहा है। अनलिक्विडेटेड में आपको प्रोजेक्ट के वर्क को डैमेज कर रहा है, लेकिन आपका लिक्विडेटेड डैमेज में उसके पर्पस को डैमेज कर रहा है। दोनों में अंतर यही है, अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेज में इसी का अंतर है। और अगर फिर कोई नहीं समझा तो हमसे पूछ लेना, फिर बता देंगे उसको। जो नहीं समझा फिर एक बार पूछ लेगा, दूसरा तरीका समझा देंगे। तब बंद करें, फिर सेकंड क्लास भी मेरा है लेना थोड़ी देर में। अटेंडेंस लीजिए सर। हाँ,